हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। कैसी चल रही है प्रिपरेशन भाई? सीजीएल मेंस का लाइव मॉक 4 आया और इसका लेवल भी हमने अच्छा रखा है। लाइव मॉक 3 का भी बढ़िया लेवल रखा था। देखो, डिफिकल्ट मॉक्स में आपको एक्चुअली में पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन में और बाकी लोगों की प्रिपरेशन में गैप कितना है। आपको अपने वीक एरिया पता चलेंगे, पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस में आप पैनिक कर जाते हैं और उन चीजों को आप अच्छे से अपने इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। जब एग्जाम आपका पास आने लगेगा तो एग्जाम में जो मॉक्स का लेवल होगा उसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे, जिससे कि वो एग्जाम जैसा सा लेवल या उससे बिल्कुल जस्ट ऊपर रहे। ये वाला लेवल एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर है ज्यादा, ठीक है। और इसके पीछे भी रीजन है कि भाई आप जितनी इस टाइम पे जितनी ज्यादा चीजें सीख जाओगे उतना बेहतर चांसेस है आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि जब इजी पेपर चल रहा होता है तो उसमें तो आप जनरल तरीके से क्वेश्चंस को कर ही लेते हैं, फिर उसमें आपकी अप्रोच मैटर भी नहीं करती। आप बेसिक से करोगे तब भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन जब मॉक का लेवल बढ़ता है ना, तब आपका माइंड चलना स्टार्ट होता है कि भाई अब इसे फास्ट कैसे करूं, मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। अब जैसे सीपीयू में सेक्शनल टाइमर आ गया, वो वाले मॉक भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो सीपीयू के मॉक्स भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। टियर 1 के लाइव टेस्ट सीपीयू के हमने स्टार्ट कर दिए, जिसमें 3 लाइव टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, 5 पेड टेस्ट भी हैं जो कि आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और सीजीएल की तो आपको टेस्ट सीरीज पता ही है, जिसके अंदर हमने अभी तक नए 11 टेस्ट अपलोड कर दिए, टोटल 30 का प्लान किया है। और वैसे 70 प्लस टेस्ट और अवेलेबल है सेक्शन, और जो जैसे 2024 में जो लाइव हुए थे उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है मेरे द्वारा, या फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेड मॉक्स हमने प्रोवाइड करे थे पिछले साल 30-40 वो हैं, ठीक है। फिर सेक्शनल मॉक्स अलग हैं, टॉपिक वाइज अलग है। तो ये तो टियर 2 के लिए रामबान है, मतलब सब कुछ टेस्ट आपके मिल जाते हैं इसके अंदर। और सीपीयू के लिए हमने टोटल 8 टेस्ट का प्लान किया है, जिसमें 3 लाइव होंगे जो कि फ्री होंगे और 5 पेड में रहेंगे। कॉम्बो टेस्ट सीरीज ऑफिसर बैच यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन आप ये वाले मॉक भी अगर देना चाहें, आपको स्पीड बढ़ानी है मैथ में, रीजनिंग में, तो सीपीयू के मॉक्स भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। और जीके और इंग्लिश तो सेम ही रहता है, उसमें कुछ खास नहीं है। तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल फॉर इंक्रीजिंग योर स्पीड। बाकी जो सीपीयू एस्पिरेंट उन्हें तो देने ही है, मस्ट है उनके लिए। तो लाइव मॉक 1 अवेलेबल है, अभी भी आप दे सकते हैं। सीएचएसएल का जिनका पेपर चल रहा है तो लाइव मॉक 5 हमने हटाया नहीं है, क्योंकि लास्ट मॉक था, तो ये अभी भी अवेलेबल है, जब भी आप दे सकते हो सीएचएसएल के लिए। जब तक एग्जामिनेशन है, किसका कुछ छुटा है तो दे लो। आगे बढ़ते हैं। मॉक लाइव जब खत्म हो जाता है तो आपको पता है टेस्ट सीरीज में जाके आप वेबसाइट पे उसका एनालिसिस अगर बाई चांस आपका मिस हो गया तो देख सकते हो। उसके लिए परचेज करने की जरूरत नहीं है वेबसाइट में, ठीक है। और बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज है वो तो उनका मॉक छूट गया तो वो बाद में भी दे सकते हैं लाइव मॉक को पेड टेस्ट के अंदर। चलिए, कॉम्बो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता ही है सारी चीजें, तो इस पर डिटेल में दोबारा नहीं जाऊंगा। इस मॉक को लगभग 7000 एस्पिरेंट्स ने दिया है। ज्यादातर लोगों का स्कोर 246 से 250 की रेंज में है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आप करोगे, इसे 270 प्लस ले जाओगे तो बढ़िया रहेगा। मॉक का एनालिसिस आपको अवेलेबल रहता है। सेक्शन 1 की बात करेंगे, इस मॉक में एवरेज स्कोर गया 111 और मीडियन स्कोर गया 121 मार्क्स। बाकी लोगों ने कितना कितना 170 प्लस सिर्फ 22 एस्पिरेंट्स ने कराया, 160 प्लस 145, 150 प्लस 566 और 140 प्लस 1405 कैंडिडेट ने इस पर्टिकुलर मॉक में स्कोर किया है। सेक्शन उनका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 145 प्लस रहेगा। सेक्शन 1 का लेवल कह सकते हैं कि ये मॉडरेट मान लो, मॉडरेट प्लस मान लो, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। ठीक ठाक लेवल था सेक्शन 1 का। थोड़ा सा मतलब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उन्हें मजा आया होगा करने में, जिनकी प्रिपरेशन वीक है उन्हें मुश्किल लगा होगा। सेक्शन 2 की बात करें, इसका लेवल बढ़िया था, ठीक है। इसका लेवल काफी हाई था। अगर हम देखेंगे इसमें जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ 86.86 मार्क्स है और मीडियन स्कोर 105, 210 मार्क्स में से ये होता है, ठीक है। और इसमें अगर आपसे बाकी एस्पिरेंट ने कितना कितना स्कोर किया उसका सारा नजारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो मेरे हिसाब से इस मॉक में अगर आपने इसमें 135 भी स्कोर कर लिया 210 में से तो डेट सेफ, ठीक है। और 135 स्कोर करने के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो 120 तक इंग्लिश में ले जा सकते हैं और 20 नंबर जीके में ले आएंगे, तब भी आप सेफर साइड पे पहुंच जाओगे डिफिकल्ट मॉक में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2 का। ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज हमारा बन रहा है 198, मीडियन स्कोर बन रहा है 224। सभी लोगों ने कितना स्कोर किया है? 300 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 170 एस्पिरेंट्स हैं, 280 प्लस स्कोर करने वाले 625 एस्पिरेंट्स हैं। इस तरीके से सारे कैंडिडेट्स का आपको डेटा मिल जाएगा। और परसेंटाइल स्कोर आप देख सकते हैं कितने मार्क्स पे कितने कितनी परसेंटाइल बन रही है। और सेफ स्कोर की बात करेंगे तो इस मॉक के अंदर 2400 ग्रेड पे के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 266 से 270 की रेंज तक मान लो, और ये आपका 277 टू 281 82 की रेंज तक मान लो 4200 4800 के पोस्ट के लिए। ये जो एसएससी की वैकेंसीज थी
जब एसएससी ने रिपोर्ट किया था तब के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर ओएस की वैकेंसी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि रिड्यूस होंगी, अगर उसका कुछ ऑफिशियल आ जाता है कि हाँ हो गई है या कुछ, तो फिर जो ये सेफ स्कोर है आपको थोड़ा और ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा लाइव मॉक 4 था। एक एक करके अब इसके सारे क्वेश्चंस हम मैथ्स के डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 60% ए, 0.3 बी और 1/5 सी के बराबर है, तो ए रेशियो बी रेशियो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लो। 60% का मतलब क्या होता है, 0.6 है, ये 0.3 बी और ये 1/5 को भी 0.2 लिख सकता हूँ सी के बराबर। पॉइंट हटा दोगे सब जगह बात एक ही है ना। जब हमें इस तरह की कुछ वैल्यू दे रखी है तब तो आपको पता ही है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है। अगर ए निकालना है तो बी और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, तो 3 2 6। बी निकालना है तो ए और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 12, और सी निकालना है तो ए और बी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 18। रेशियो निकालेंगे तो ये आ गया 1:2:3। कितना आसान सवाल था, क्वेश्चन हो गया खत्म हमारे पास। चलें आगे, वरना आपको पूरा भी नहीं करना था, खाली आप ए और बी का भी रेशियो निकाल लेते तब भी बात बन जाती। आप कहते सर ए और बी का अगर मैं देख लूं खाली ये दोनों, तो मेरे पास यहाँ पे a बाई बी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। ए रेशियो भी 1/2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अच्छा ये दोनों तो सेम ही हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना जो भी दिक्कत हो, और बाकी किसी में आ नहीं रहा। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक जो ट्रेन है वो स्टेशन पी से निकलती है, स्टेशन क्यू की तरफ जाती है, 8 AM पे निकल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। उसके बाद एक अनदर ट्रेन स्टेशन क्यू से निकल रही है स्टेशन पी की तरफ 10 AM पे, और इसकी स्पीड दे रखी है हमें 17। दोनों के बीच में दूरी 510 किलोमीटर की है, तो हमें बताना है दोनों ट्रेन कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो सिंपल है भाई, ये 2 घंटे पहले निकल गई इससे, तो 10 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 60 × 2 में 120 ट्रैवल हो गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया हमारे पास, 510 में से 120 घटाया तो 390। अब क्योंकि ये इधर जा रही है ये इधर आ रही है, तो कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। तो हमारे पास ये हो जाएगा 60 + 70 डेट इज 130। 130 की स्पीड से 390 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो 10 बजे के बाद 3 घंटे और लगेंगे, 10 + 3 कितना होता है, 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास, ये क्वेश्चन a का मान ये दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है 1 - 1/a³ + 3 1 - 1/a। अच्छा 1 - 1/a को अगर मैं v मान लूं तो आप देखेंगे v³ + 3v है, ठीक है। और ये कब होता है, जैसे हमें यहाँ पे a का मान इतना दे रखा है, अगर क्यूब कर दूं तो a³ आपके पास आ जाएगा √2 - 1। अच्छा 1/a³ निकाल लूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू 1/√2 - 1 है। अब रेशनलाइज कर दो, √2 + 1 और √2 + 1, तो आप देखेंगे √2 को होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो 1 रह जाएगा, ऊपर बचेगा √2 + 1। अब इन दोनों का जब समेशन हम करेंगे, या इसमें से अगर इस वाली वैल्यू को घटा दें, क्योंकि मेरे पास a³ - 1/a³ क्या होता है, अगर मेरे पास 1/a - 1/a को v मान लूं मैं, तो a³ - b³ ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास a³ - 1/a³ डेट इज v³ + 3v, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो आप इसमें से ये घटाएंगे तो आप देखेंगे √2 से √2 कैंसिल, -1 -1 -2 के बराबर आ जाएगा। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। काफी लोगों ने सही किया होगा, 87% लोगों ने सही किया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे पास कहता है x और y की इनकम का जो रेशियो है लास्ट ईयर का, वो 4:5 दे रखा है, ठीक है। अगर बात करें उनकी इनकम का इंडिविजुअली लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, वो दे रखा है हमें 3:4 एंड 2:3। मतलब अगर x की बात करें तो हमारे पास लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर पे आ जाऊं तो ये रेशियो है 3:4, और y की बात करेंगे लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की, तो इनका रेशियो दे रखा है हमें 2:3। कहता है अगर इनकी प्रेजेंट इनकम का सम इतना है तो भाई प्रेजेंट इनकम बता दो x की क्या रही होगी।
ठीक है, एक्स की बतानी है हमें। तो प्रेजेंट इनकम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर चलो ये रेशियो में इसे 4A मान लेता हूँ, इसे 5A मान लेता हूँ, पिछले साल की इनकम। तो आप कहेंगे सर 3:4A के बराबर, 1:4A/3, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 4A/3, तो ये वाली वैल्यू 16A/3 यही होगा। अच्छा, y की अगर प्रेजेंट इनकम निकालनी है, 2:5A को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1:5A/2, 3:5 × 3 15A/2 यही होगा। इनकी प्रेजेंट इनकम का रेशियो मिल गया। प्रेजेंट इनकम का सम हमें दे रखा है इतना, और हमें बताना है कि भाई x की प्रेजेंट इनकम क्या है। तो क्या मैं इसे रेशियो में लिख लूं? मेरे को एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर पे तो कुछ जाने की जरूरत नहीं है ना, तो मेरे को एग्जैक्टली रेशियो मेंटेन, बस मेरे को रेशियो देखना है इन दोनों का रेशियो क्या चल रहा है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यूज 2 × 16 32A या 32 रेशियो कह सकते हो, और ये मेरे पास 45 रेशियो। ये इनकी x और y की प्रेजेंट इनकम का मेरे को क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने आपको रेशियो बना के, वरना तो हम डायरेक्टली एग्जाम में मैंने आपको ट्रिक बता रखी है रेशियो जब पढ़ाया था कि भाई ये 4:5 अगर पुराना दे रखा है और नया का दे रखा है तो कुछ नहीं करना होता आपको। जैसे ये 4 था तो इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे पहले ही इससे, ये आपको न्यूमरेटर में लेना है और ये डिनोमिनेटर में। ये प्रेजेंट रेशियो आ गया। इधर करेंगे तो ये 5 इनटू में ये 3 है और ये मेरे पास 2 है। तो ये पिछले साल की इनकम का रेशियो ये है, तो प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो ये होगा। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेम ही चीज मिलेगी। अब रेशियो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे मेरे पास जो रिजल्ट आया वो सेम ही निकल के आ गया। इन दोनों का सम कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? 77। प्रेजेंट इनकम का सम कितना है भाई? 23100। 1 रेशियो किसके बराबर? 300 के बराबर। हमसे पूछा है भाई x की प्रेजेंट इनकम, तो इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 × 3 कितना होता है? 96। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? ठीक है, पूरा कर लिया। वरना 32 रेशियो आया था तो 32 को मल्टीपल ये भी था, ये भी था, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, पूरा निकालना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास, ए और बी ने बिजनेस की शुरुआत करी 30,000 और 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। उनके प्रॉफिट का शेयर 1:5 है। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या रहा होगा दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो में। और यहाँ पे बी पहले पूछा और बाद में ए पूछा है, जबकि स्टार्टिंग में ए और बी दे रखा था। आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया मेरे पास? 2:3, 15,000 से काट दूंगा, इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है मेरे पास? 1:5। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ए और बी की। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट क्या दे देता है हमें? ये दे देगा इनके टाइम का रेशियो, पढ़ रखा है हमने। तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 3:10। ये इनके टाइम का रेशियो हो गया। हमसे ए रेशियो भी निकाला हमने, हमसे पूछा बी रेशियो है तो 10:3। बी रेशियो ए क्या होगा? 10:3 हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, सीपीओ के मॉक में भी डाला था हमने, ये रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है काफी ज्यादा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या था? दो लोग हैं ए और बी, और उन्होंने एक जगह ना, मान लो ये जगह है मेरी, ये उन्होंने रेंट पे ले ली, है ना। ए ने 27 हॉर्सेस को फील्ड में रखा 6 महीने के लिए और 15 काउज को 2 महीने के लिए। अच्छा, आप जितना फील्ड का यूज करोगे उस हिसाब से आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको रेंट देना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास 27 हॉर्स को रखना है, तो उनके लिए जो जगह लगेगी और जितने टाइम के लिए वो रहेंगे वहां पे, उस हिसाब से उसका रेंट डिसाइड होगा। तो आप कहेंगे सर एक ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसने 27 हॉर्सेस हैं, एक हॉर्स जितनी जगह लेगा उसे मैं मान लेता हूं h, इसने रखा फील्ड में 6 महीने के लिए। फिर 15 काउज हैं, इन्हें फील्ड में रखा इसने 2 महीने के लिए, ये ए का समान हो गया। बी की बात करेंगे, बी ने 15 काउज को 6 महीने के लिए रखा, काउ को सी से मान लेते हैं, 6 महीने के लिए रखा, और जो 40 शिप्स हैं इसे इसने 7.5 मंथ्स के लिए रखा। तो ये हो गया हमारा बी का काम। इसी प्रोपोर्शन में वो रेंट भी पे करेंगे। कहता है कि जो 3 हॉर्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं एज 5 काउज। हालांकि यहाँ पे फूड की जगह कुछ और चीज दे देता, कि स्पेस दे देता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि रेंट की बात कर रहे हैं ना हम, तो स्पेस वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। बट आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या चीज चल रही है, तो आपने कर दिया होगा। तो कहा यहाँ पे कि 3 हॉर्स है ना, वो अगर रेंट की बात नहीं होती, टोटल ये होता खर्चा कितना बना किसका, तो बात अलग है। यहाँ पे रेंट की बात हो रही है तो स्पेस वुड बी मोर एप्रोप्रिएट, लेकिन एसएससी ने भी ऐसा दिया था शायद, तो आप इसके लिए भी रेडी रहिए। तो 3 हॉर्स ने कंज्यूम किया सेम
अमाउंट ऑफ लैंड जितना 5 काउज करती हैं। तो मैं मान लेता हूं एक हॉर्स एच अमाउंट, मतलब एच जगह लेगा या एच खाना खाएगा, जो भी किसी भी तरीके से ले लो। तो यहाँ पे कहता है कि 3 हॉर्स का बराबर है किसके, 5 काउज के, और कहता है कि 6 काउज का बराबर है यहाँ पे 10 शीप के। ठीक है, तो अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे सर ए को कितना रेंट देना पड़ेगा, ये हॉर्स की वजह से, ये काउज की वजह से, इनका सम कर दो। जो बी को देना पड़ेगा वो काउ और शीप, यहाँ पे लास्ट में क्या था 40 शीप, इसकी वजह से देना पड़ेगा। तो इनका जो रेशियो बनेगा उतना ही इनका रेंट का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एच है, सी है और एस है, इन्हें किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे सी का रिलेशन मेरा एच से भी आ रहा है, सी का रिलेशन मेरा एस से भी आ रहा है, तो कोशिश करते हैं सी की टर्म्स में करने को। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 10 शीप 6 काउज के बराबर है, तो 40 शीप किसके बराबर हो जाएंगी, इसका 4 गुना हो गया, तो मतलब इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो आप कहेंगे सर ये 24 काउज के बराबर हो जाएंगी। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है भाई 3 हॉर्स 5 काउज के बराबर है, 27 हॉर्स, ये तो इसका 9 गुना हो गया, तो इसका भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 45 काउज ये हो गए 27 हॉर्स के बराबर प्लस 15 काउज इनटू में 2। क्या यही मेरे पास वैल्यू बनेगी? अब इसे सोल्व कर लो, सी तो सब जगह कट जाएगा, कॉमन आ रहा है ना, लेने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे सारी वैल्यू 15 से भी कट रही है, 15 3 जा 15 और ये 7.5 और 2 12 आ जाएगा। और कुछ भी काट सकते हैं यहाँ पे, 2 से सब काटना चाहो तो 2 से भी कट जाएगा, कि 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 हो गया और ये 6 हो गया। आप देखेंगे इधर बचा 3 + 6 9, और इधर कितना बचा 3 × 3 + 1 दैट इज 10। तो टोटल कितना हो गया 19। हमसे क्या पूछा है कि भाई ए कितना रेंट देगा, तो आप कहेंगे सर 10 देगा, कितने में 19 में, कितना पोर्शन देना है एक को रेंट का वो बताना था हमसे। तो 10:19 विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। अगला सवाल हमारे पास बहुत सिंपल सवाल देखते करने वाला, कि भाई कहता है कि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज है 25, तो n + 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या होगा। भाई जब हम नंबर्स 4 से बढ़ाते हैं तो एवरेज मेरा 2 से बढ़ जाता है कॉन्जिक्यूटिव के केस में, तो ये 25 था, तो ये हो जाएगा 27। डायरेक्टली ट्रिक बता रखी है, बाकी बेसिक से भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर मैं मान लेता हूं n का मान कुछ भी ले लो, मैंने कहा 3 नंबर है मान लो मेरे पास, तो क्या होंगे 24 25 26 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मिडिल वैल्यू मेरी एवरेज हो जाएगी, तो ये हो गया 25। आपने यहाँ पे 4 और बढ़ा दिए 27 28 29 और 30। अब एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे सर ये सीक्वेंस में चल रहा है तो मिडिल वैल्यू ही एवरेज वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 वैल्यू है, मिडिल वैल्यू बनेगी 27, तो नया एवरेज हो गया ये। ठीक है, तो इसमें ये कितना ज्यादा 2 ज्यादा है, 27 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि भाई 3/7 ऑफ द वोटर्स ने प्रॉमिस किया कि वो ए को वोट करेंगे और बाकी ने बी को वोट करने का प्रॉमिस किया, तो ए और बी टोटल 3/7 है, तो मान लो 3 ने ए को वोट करने की बात करी, तो बचे हुए 4 होंगे जो बी को वोट करेंगे, ऐसा कुछ है। फिर कहता है कि इनमें से लास्ट डे 12% वोटर्स अपने प्रॉमिस से हट गए जिन्होंने ए को वोट करने को कहा था, और 20 वोटर्स अपने प्रॉमिस से हट गए जिन्होंने बी को वोट करने को कहा था। इसकी वजह से ए हार गया 234 वोट से, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे। अब कैसे करेंगे, देखो ये 3:4 है, आप इसे 300:400 कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो टोटल वोट्स मेरे पास कितनी हो गई, हमने रेशियो में मान लिया 700 हो गई। अब जब लास्ट डे की बारी आई तो 12% लोगों ने कहा कि भाई हम ए को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका 12% निकालोगे तो 12 × 3 36 हो गया। तो आप कहेंगे सर इसमें से 36 घटना चाहिए। अगर आप बात करते हैं बी की, तो यहाँ पे 20% वोटर्स ने कहा कि अब हम बी को वोट नहीं करेंगे, तो इसका 20% निकालूंगा तो आप कहेंगे सर 80, इसमें से 80 हटना चाहिए। लेकिन होगा क्या, जब ये अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मानते हैं वो ए को ना देके
जो ये लोग हैं ये वोट किसे डालेंगे, बी को डालेंगे, और जो बी को नहीं डाल रहे वो चेंज करके वोट किसको डालेंगे, ए को डालेंगे। ये आपको मान के चलना है इस तरह के क्वेश्चंस में। जब अपने प्रॉमिस से पीछे हटेंगे तो एक को नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे वाले को देंगे, अगर दो प्लेयर्स की बात चल रही है। तो आप कहेंगे सर ए के अंदर चेंज कितने का होगा, आप कहेंगे सर 36 हट गए और यहाँ पे ये 80 जो बी के हटे हैं वो ए में जाके जुड़ेंगे, तो नेट चेंज आया 44 का। आप कहेंगे सर ए के अंदर 44 वोटर्स बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 344। अब ए के अंदर इतने बढ़े हैं, टोटल वोटर्स तो इतने ही है, तो जितने ए में बढ़े हैं उतने ही हमारे बी में घट जाएंगे, तो दोबारा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर जो ए में बढ़ गए ये 44 इधर घटा दो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 556। अब सॉरी 356। इनका डिफरेंस कितने का आ गया, 12। ये डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 234 के बराबर दे रखा है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है 700 की। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे एक एक करके। किससे कटेगा, 5 और 4 9, 6 से कट जाएगा। पहले तो ये 2 और 39। ठीक है, तो इसमें अब 350 से गुना करना पड़ेगा ये लाने के लिए, तो इसमें भी 350 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0 यूनिट डिजिट 5 दो में है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली 35 को अगर 9 से करेंगे तो 315, 31 कैरी फॉरवर्ड 105 और 31 136 13650। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी रखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं, वरना तो फिर ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे। कहता है भाई एक पर्टिकुलर पार्क है जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स को काउंट किया गया है मंकीज के एंड ह्यूमंस के, और ये पाया गया कि हमारे पास 54 हेड्स हैं और 148 लेग्स हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ मंकी कितने हैं पार्क में। नंबर ऑफ मंकीज को m मान लेता हूं, ह्यूमंस को h मान लेता हूं। आप कहेंगे सर दोनों मिला के टोटल कितने, सबका सर तो एक ही होता है, ये हो गया 54। अगर मैं पैरों की बात करूंगा, ह्यूमन के 2 पैर होते हैं तो 2h, मंकी के 4 पैर होते हैं तो 4m। ये हमें दे रखा है कितना, 148। हमसे बस ये पूछा है कि मंकीज बता दो, m का मान बता दो। m का मान बताना है तो 2 वाला एलिमिनेट कर देंगे, तो इनटू 2 भी कर दो आप, और इसमें से क्या करो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 2m, और ये वाली वैल्यू 148 में से 108 घटाया तो 40, और m का मान आ गया 20। कोई एलिगेशन या कुछ और करने की जरूरत नहीं, बेसिक से डायरेक्टली निकल रहा आंसर। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक मर्चेंट प्रॉफिट कमाता है 20% का एक आर्टिकल को बेच के। ठीक है, हमें बताना है उसके प्रॉफिट में कितना परसेंट चेंज हो जाएगा अगर वो 10% लेस पे करे चीज को खरीदने के लिए, और जब कस्टमर को बेचने की बारी आए तो 10% एक्स्ट्रा का बेचे। तो मैं मान लेता हूं भाई मेरा आर्टिकल है 100 रुपए का, वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो पहले 120 का बेच रहा है। अब चेंज क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर चेंज ये आया कि अब उसे 10% लेस में मिल रहा है, तो 90 का मिल गया। जब बेचने की बारी है तो 10% एक्स्ट्रा में बेच रहा है, तो इसका 10% हो जाएगा 12, जोड़ दोगे इसके अंदर तो ये आ गया 132 का बेच रहा है। हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जो है उसमें क्या चेंज देखने को मिला। आप कहेंगे सर पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 20 का प्रॉफिट था, है ना, 100 का बढ़ रहा था, 120 का बेच रहे थे। तो मैं कह सकता हूं परसेंटेज में ले लो या फ्रैक्शन में ले लो, आपकी मर्जी होती है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 20% 100 का कितना होगा, 1/5। पहले प्रॉफिट मेरा इतना था, फ्रैक्शन में हमने देख लिया। अब प्रॉफिट कितना है, आप कहेंगे सर ये 90 का मुझे पड़ रहा है, बेच रहे हैं हम 132 का है, तो प्रॉफिट हो गया 42 का, कितने पे, 90 पे। तो अभी मेरे पास प्रॉफिट का फ्रैक्शन हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 90। तो ये मेरा पहला प्रॉफिट है, ये मेरा दूसरा प्रॉफिट है। ठीक है, कोई अगर परसेंटेज में भी करना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आप कहते सर इसे 1/5 की जगह 20/100 कर दूंगा तो आई थिंक ज्यादा आप समझोगे। इंटू 100% दोनों जगह कर जाएगा, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। आपसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास एक 0 से ये गया, एक 0 से ये वाली 0 गई, बाकी 2 से काटूंगा तो ये 21 आ जाएगा, 3 से काटूंगा तो 3 और ये 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:7 मेरे पास आ गया। मतलब पहला प्रॉफिट परसेंट अगर 3 था तो अब कितना हो गया 7। कितना इंक्रीज हो गया, 4 से 4/3 कितना हो जाएगा, इनटू में 100%। ये वाली वैल्यू तो हमें पता है 133.33। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर।
कंफ्यूज मत करिएगा, वरना आप बेसिक से कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंट अगर यहाँ पे निकालना होता खाली, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई ये 20% आया, यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 100% करते तो कोई एक वैल्यू आ जाती मेरे पास, कुछ फिक्स वैल्यू। फिर आप कहते सर इसमें से ये घटाओ, डिवाइडेड बाय ये मेरी बेस वैल्यू है, इंटू 100% करो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। वैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो या फ्रैक्शन में करके कर लो, बात एक ही पड़ती है। तो मैंने इस तरीके से करा तो थोड़ी मेरी कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे सोच सकते हैं कुछ चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि एक काम को करना है, ए और बी अल्टरनेट डे पे करते हैं, जिसमें काम की शुरुआत करेगा बी। पहले दिन बी काम करेगा, फिर जो ए है वो अकेला काम को 48 डेज में खत्म कर सकता है। अगर जब अल्टरनेट डे पे काम वो कर रहे हैं इस तरीके से, तो 11 1/3 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो हमें बताना है बी टोटल काम का 8 टाइम्स कितने दिन में कर सकता है अकेले। ठीक, तो भाई बी काम की शुरुआत करेगा तो पहले बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया। दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 11 1/3। आप कहेंगे सर कैसे चल रहा होगा काम? पहले दिन बी ने करा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से चलेगा। तो टोटल 11 1/3 डेज है, तो बी के आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे। भाई बी ने 6 दिन काम करा होगा और 5 दिन ए ने करा होगा, और फिर दोबारा बारी एक ही आई होगी तो 1/3 डेज भी ये ए ने करा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, वरना आपको बेसिक से बता देता हूं। आप कहेंगे सर 2 लोग हैं, ठीक है, टोटल दिन मेरे पास 11 1/3 है, 2 से डिवाइड करो, 5 टाइम्स जाएगा 10 और ये बच जाएगा 1 1/3। मतलब इसका क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5 दिन ए बी ने करा, 5 दिन ए ने करा। अब इतने दिन का काम बचा है, जिससे शुरुआत करनी है उसे ले लो। तो आप कहेंगे सर 5 बी ने कर लिया, 5 ए ने कर लिया। अब ये 1 1/3 को 1 + 1/3, फिर बारी आएगी बी के, तो बी ने इतना कर लिया और ये वाला काम ए करेगा। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो बी का 5 + 1 6 हो गया और ए का 5 1/3। इसे भी अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 16/3 लिख सकता हूं। अच्छा, इतने दिन काम किया, ए अकेला 48 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेता, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे सर 1/48 है ना, और 16/3 डेज में कितना काम करेगा? 16/3 इंटू 1/48 वर्क। सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां से काटूंगा 3, तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 1/9 वर्क। ए ने इतना करा तो बी ने कितना करा होगा 6 दिन के अंदर? आप कहेंगे सर टोटल वर्क में से 1/9 वर्क को घटाऊंगा तो 8/9 वर्क। ये बी ने करा होगा कितने दिन के अंदर? 6 डेज के अंदर। हमें कितना काम करवाना है? बी से 8 वर्क करवाना है, तो आप कहेंगे सर 8/9 वर्क 6 दिन में कर रहा है, दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 वर्क कितने में करेगा? 6 इंटू में 9, 54 डेज में करेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है हमारे पास क्या है यहां पे, P और Q है जो कि M और N 2 प्लेसेस में है और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। फिर कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के दोनों मिल जाते हैं, तो मान लो यहां पे मिल गए। फिर P को यहां से यहां तक जाने में, जहां पे ये दोनों मिले, 3.2 आवर्स लगते हैं, और Q को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1.8 आवर्स। तो हमें बताना है कि अगर Q की स्पीड कितनी 16 किलोमीटर पर आ रहा है तो P की स्पीड कितनी होगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्रैश कोर्स देखोगे उसमें इसकी डेरिवेशन भी करा रखी है, कैसे ऐसे आता है। इसमें हम कहते हैं कि भाई मिलने के बाद का जो टाइम है ना, उनका रेशियो T1/T2, जो इन मिलने के बाद का जो इनका पर्टिकुलर टाइम का रेशियो है, उसका अगर रूट ले लो तो वो बराबर हो जाता है स्पीड के रेशियो के इनवर्स के, मतलब S2/S1। क्लियर? तो अगर मैं ये चीज यूज कर लूं तो मेरे पास यहाँ पे P का है 3.2 डिवाइडेड बाय Q का है 1.8, रूट में ले लो, ये बराबर हो जाएगा। पहले यहाँ पे P का लिया है तो यहाँ पे स्पीड P की नीचे आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी Q की स्पीड। हमें किसकी स्पीड दे रखी है? Q की दे रखी है 16, तो P की स्पीड बतानी है, तो ये हो जाएगा 16 और ये निकाल लेंगे। आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो गया, 2 से काट दूंगा तो 9 और 16, 4/3 आ जाएगा। ये 4/3 आ गया, तो 4 से काटूंगा 4 और 3 12। P की स्पीड कितनी आ गई मेरे पास? 12। क्लियर? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए
क्लासेस में ऑलरेडी करा रखा है, यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स में भी करा रखा है, कुछ भी चीज छुट्टी नहीं है। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि कुछ पैसे हमने ब्याज पे दिए 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, एक साल के बाद 3400 रिपे कर दिए गए और अब जो पैसा है उसे रिपे कर दिया गया 5% पर एनम की ब्याज दर पे। अगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 11/20 है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का, तो हमें बताना है कितने पैसे उधार दिए गए थे। आप कहेंगे सर जो उधार दिया मान लो पी है, 6% के हिसाब से दिया, एक साल में ब्याज का कितना हो जाएगा 106% इसका, तो 106/100 ये हो गया। अब इसमें से हमने रिपे कितने करे हैं 3400। अब देखो ध्यान रखना, वैसे तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में पैसे को वापस करते हैं तो वो प्रिंसिपल में से घटता है, ना कि अमाउंट में से, जो कि मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ। लेकिन क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये लौटाने के बाद जो पैसा बचा इसे हम अलग रेट पे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन मेरी खत्म हो चुकी है, कि मतलब एक साल के लिए पैसा दिया 6% पे, ठीक है, एक साल के बाद इतना लौटा दिया, तो अब जो पैसा मेरे पास बचा ये पैसे की बात कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो गई अगर इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन खत्म है। अब कहता है कि ये वाला जो पैसा है इसे 5% पर एनम की ब्याज दर पे हमने दे दिया, ठीक है। जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो 11/20 है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के। तो अगर मैं इस पैसे को 5% की ब्याज दर पे दूंगा तो एक साल का ब्याज कितना होगा, 5% निकालेंगे तो 1/20। तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ये है 11/20 फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के। अगर 11/20 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होता, आप कहते हैं सर पी पैसा था मेरे पास जिसे हमने 6% पे दिया था, तो यहां पे हम कहेंगे सर पी इंटू में 6/100, इतना ही ब्याज मिलता है एक साल का। ये हमें इक्वेट करा दो और हमें बता दो भाई पी का मान क्या होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। सोल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, 20 से 20 एलिमिनेट हो जाएगा आपका। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये कुछ वैल्यूज बच गई, ये 66p/100 होगा, यहाँ पे 106p/100 है तो 40p/100, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर 3400 उधर चला जाएगा। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, 340 इससे काटूंगा 4 से तो 85 आ गया, और 2 0 और चली जाएंगी तो 8500 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है भाई एबीसी, तो हमें मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू बतानी है p प्लस एच की क्या होगी अगर p प्लस क्यू हमें 25 दे रखा है। चलो अब देखो हाइट, ये ट्राइंगल है, h क्या है परपेंडिकुलर है, इसमें इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमने अलग से पढ़ नहीं रखी है, लेकिन ये 90 डिग्री दे रखा है तो हमें कुछ ये चीज समझ में आ रही है कि भाई ये हाइपोटेन्यूस होगी इस ट्राइंगल में, तो मतलब P बड़ा होगा मेरा H से, ये दिख रहा है। इस ट्राइंगल में मेरा Q बड़ा होगा किससे, H से, ये भी दिख रहा है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं कह सकता हूं P प्लस Q बड़ा होगा मेरा 2H से, और P प्लस Q है 25, तो 25 बड़ा होगा 2H से, तो 25/2 बड़ा होगा मेरा H से। इसका मतलब क्या हो गया, H मेरा क्या होगा, छोटा होगा 12.5 से, और इंटीग्रल वैल्यू कहें तो हमारे पास h का जो मैक्सिमम मान आएगा आप कहेंगे सर 12 आ सकता है इस बेसिस पे, तो 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे हमने आंसर मार्क कर दिया 12। हो सकता है कोई और रिलेशनशिप भी इसकी होती हो जो इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस अगर हम देखें तो उस केस में तो भाई 12 से बड़ी हो नहीं सकती, बाकी तीनों वैल्यूज भी 12 से बड़ी है, तो यही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है मुकेश ने 2 शर्ट बेची, पहली शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो CP SP CP2 SP2 ये बराबर है हमारे पास, ये दे रखा है। पहली शर्ट को 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 5 की पड़ रही होगी तो हमने ये बेची 6 की। सेकंड शर्ट को 20% के लॉस पे, मतलब 5 की पड़ रही होगी तो 4 की बेच दी। हमें बताना है रेशियो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। आप कहेंगे सर रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं, जब हमें पता है CP1 बराबर है SP2 के, ये 5 है ये 4 है, तो इस पूरे में 4 से गुना और इस पूरे में 5 से गुना, तो मेरे पास ये 20, ये 24 बन गया, ये 25 बन गया और ये 24। रेशियो मेंटेन, ये 20 बन गया, सॉरी, रेशियो मेंटेन हो गए। इन दोनों का रेशियो पूछा है, कितना आ गया मेरे पास, जो डिजायर्ड आंसर है
ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 24:25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें क्या आता है भाई, एक सर्कल है x, एक सर्कल है हमारे पास, सॉरी एक सर्कल है जिसका सेंटर है x, एक सर्कल है जिसका सेंटर है y, इसका रेडियस हमें दे रखा है 9, इसका 2 दे रखा है, xy 17 दे रखा है। मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दूरी हमारे पास बन रही है 17। आगे क्या आता है, z सेंटर है एक और सर्कल का जिसका रेडियस r है, जो इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो भाई एक और सर्कल बना लेते हैं, देखो सर्कल जैसा ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा लेकिन मान लेना सर्कल है, ठीक है। एक्लिप्स बन गया वैसे तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है z, जो इन दोनों को टच, सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्स जेड वाई, जो हमारे पास ये कोण है ये 90 डिग्री का दे रखा है। हमसे कहा गया है कि r का मान बताओ क्या होगा। इस सर्कल का रेडियस बोला था r है। अच्छा ये बताओ बाकी दोनों सर्कल के रेडियस कितने कितने थे। एक का बताया था 9 है और एक का हमें दिया था 2 है, ठीक है। सोल्व करके बताना। आप कहेंगे सर ये तो सिंपल हो गया मेरे पास। जब दो सर्कल टच कर रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी वो क्या हो जाता है, इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होता है। तो ये पूरी दूरी मेरे पास 9 प्लस r आएगी, ये पूरी दूरी मेरे पास 2 प्लस r आएगी, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे किससे, 17 के साथ। अच्छा अब या तो बेसिक से कर लो, 9 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस r का होल स्क्वायर 17 स्क्वायर के बराबर तब आएगा, वरना थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। इंटीजर वैल्यू में आपको आंसर बताना है ना, तो भाई 17 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है। अब जब ये हाइपोटेन्यूस होता है तो आप कहते हैं सर ट्रिपलेट बनता है हमारे पास 8, 15 और 17 का। तो ये तो 17 हो गया, एक 15 बन रहा होगा, 8 बन रहा होगा। और वो आपको चेक भी करना, आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का है। 9 और 2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 7 का है, मतलब मेंटेन हो रही चीजें। तो ये वाली वैल्यू 2 के साथ बनाएगा 6, 8 हो गया, और इसमें 6 करेंगे तो 15 सेटिस्फाई कर गया। तो ये कितना हो गया, 6। अगला सवाल हमसे कहता है कितने परफेक्ट क्यूब हैं 1 से लेके 1 लाख के बीच में जो 7 से डिविजिबल है। लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह के सवाल। अब कितना आसान सवाल है ये, 1 से लेके 1 लाख के बीच में कितने क्यूब होंगे जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। आप ये देखो मेन चीज क्या है भाई, पहला क्यूब जो 7 से डिविजिबल होगा इनके बीच में, आप कहेंगे सर 7 का क्यूब है ना, 7 आना चाहिए फैक्टर में। फिर 7 के जो फैक्टर से बाकी चलेंगे, जैसे 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, इस तरीके से फिर 28 का क्यूब एंड ऑल दैट। ये कहां तक जाएगा हमें बताना है, कितने क्यूब्स आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ चल रहा है। मेन चीज है भाई इनिशियल तो आपको दिख ही रहा है कि ये तो आएंगे इसी रेंज में, लेकिन ये है 1 लाख। अब 1 लाख के आसपास के परफेक्ट क्यूब नंबर आपको सोचने पड़ेंगे कि कौन सा जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऐसे वैल्यूज का तो निकालना मुश्किल है, 28 का क्यूब करना मुश्किल है, लेकिन क्या मेरे को 50 का क्यूब पता है क्या होता है। आप कहेंगे सर 50 का 5 का क्यूब होता है 125 और इसके बाद 3 जीरो। ये तो क्या क्रॉस कर गया 1 लाख को, बिल्कुल क्रॉस कर गया। अगर मैं 40 के क्यूब की बात करूं तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब होता है 64 और उसके बाद 10 है तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो मतलब जो ये मेरे पास 1 लाख आएगा ये 40 और 50 की रेंज में आएगा, ये हमें दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताओ 7 के फैक्टर में कौन सा आएगा। आप कहेंगे सर 7 के फैक्टर में इस बीच में 42 आएगा और 49 आएगा, है ना। तो क्या इन दोनों का क्यूब 1 लाख से कम होगा या नहीं होगा। भाई 40 का 64,000 है, ठीक है। 50 का हमारे पास 125 के आसपास जा रहा है। आप ये बताओ ये तो 42 तो बहुत पास हो गया 64 के, है ना। अगर मैं 1 लाख की भी बात करूं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना यहाँ पे कि भाई 1 लाख की भी बात करूं, यहां से इसमें गैप है 36,000 का, यहाँ पे इसमें गैप है 25,000 का। तो मेरे पास भाई ये ज्यादा बड़ा गैप है, तो 42 तो मेरा ऑब्वियस सी बात है इधर ही आ जाएगा, 42 का क्यूब इस गैप में आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब 49 तो भाई बिल्कुल क्लोज हो गया 50 के, है ना। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि भाई 40 वाला जो 49 का क्यूब है वो इधर जाएगा,
इसमें कोई बेसिक से बताने वाली जरूरत नहीं है, वरना तो 49 का क्यूब आपको निकालना है तो आप ऐसा कर लो, बेसिक से करना है तो 50 माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, तो आप कहेंगे सर 50 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3ab, 50 इंटू में 1 और यहाँ पे 50 माइनस 1 49, आप इसे देख लो, तब भी ये वाली वैल्यू मेरी 1 लाख से काफी ऊपर ही जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस चीज को कह सकते हैं कि भाई मेरा जो आएगा मैक्सिमम 42 क्यूब तक जाएगा ये, और 42 क्या होता है भाई, 7 का कितना होती है, 7 इंटू 6 होता है 42, तो भाई वह 7 इंटू 1 से लेके हमने स्टार्ट करा 7 इंटू 6 तक, तो कितनी वैल्यूज हो गई, 6 हो गई। अब ये समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर चला गया, लेकिन करने में, एग्जामिनेशन में सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस में, कॉमन सेंस से करने वाले सवाल हैं ये। कहता है कितने नंबर होंगे 400 और 700 के बीच में जो इन सबसे डिविजिबल होंगे, 5, 6 और 7। आप कहेंगे सर इन सबसे डिविजिबल होंगे तो इन कैल्शियम से डिविजिबल होंगे, तीनों आपस में कोप्राइम है, तो 5 6 जा 30 इंटू में 7 210। तो पहला नंबर आप डायरेक्टली कर सकते हैं सर 420 आ गया, 210 इंटू 2, 3 कर दूंगा तो 630, 4 करूंगा तो 840 बाहर चला जाएगा इस रेंज से, तो मेरे पास कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, एक हेमिस्फेयर बाउल दे रखा है जिसका हमें इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 36, तो रेडियस कितना हो गया, 18 हो गया। ये पूरा का पूरा किसी तरीके के लिक्विड से फिल कर रखा है हमने, जो ये लिक्विड है ये सिलेंड्रिकल बोटल्स में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक सिलेंड्रिकल बोतल का रेडियस हमें दे रखा है 3 है और हाइट दे रखी है 12 है। तो हमें बताना है कितनी बोटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसे फिल करने के लिए। आप कहेंगे सर मान लेते हैं n बोटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ दिस डेट इज पाई r स्क्वायर h, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डेट इज 2/3 पाई r क्यूब डेट इज 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, सॉल्व करेंगे अपना आंसर बता देंगे कि n का मान क्या होगा। आप यहाँ पे ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं क्या, चलो पहले तो पाई से पाई कट गया, फिर 3 से काटूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 से काटूंगा तो ये 2 और 2 से ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर 9 है, 18 को काटूंगा तो 2 आ जाएगा, और 18 2 36, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेसिक सही हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल हमारे पास सिंपल सवाल ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 1 प्लस 10 20, 1 प्लस 20 10 24, 10 प्लस 10 25 और 1 प्लस 10 21। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b, ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है अगर a प्लस b मेरे पास क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए 10 के केस में। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो 1 प्लस 10 20 और 45 25 सॉरी, इन दोनों को ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, 2 के बराबर। ऐसे ही इन दोनों को ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, 2 के बराबर, तो आंसर क्या आ गया 4। कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी भी कैसे आएगी आप निकाल सकते हैं इजीली। आप कहेंगे सर इसमें अगर मैं दोनों से अगर 10 ले लूं तो 10 a प्लस b कितना हो गया 10 45, ये तो होता है 1 के बराबर। 10 a प्लस b क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन में 1 माइनस 10 a 10 b, ये 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10b को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये 10a प्लस 10b पूरा लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 10b। अब ये क्या करते हैं, इस 10a 10b को इधर ले जाऊं अगर मैं यहां से हटा के, तो ये 1 के बराबर आ गया। अब मुझे यहां पे बनाना है तो ये इक्वल्स टू 1 है, दोनों जगह 1 को ऐड कर दो तो ये 2 बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 को कॉमन लिया, या इन दोनों का पेयर बना लो, चलो 10a को कॉमन लिया तो 1 प्लस 10b, प्लस यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे 1 को कॉमन लिया तो 1 प्लस 10b आएगा। 1 प्लस 10b को कॉमन ले लेंगे तो 10a प्लस 1 बचेगा, और ये किसके बराबर था 2 के बराबर था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल इसे सिंपलीफाई करके बताना है। अब देखो ये कितनी बार बता रखा है, हम जब भी रूट में कोई वैल्यू दे रखी होती है तो कोशिश करते हैं a² प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर बना ले, बट फिर भी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर आप देखो
तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन को देखते हुए ये बोल सकता हूं कि मेरे पास यार इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो यही आएगा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे सब जगह प्लस दिख रहा है। जब भी आपने इस तरह के रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है, जब हम यहाँ पे रूट में प्लस साइन देखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी प्लस का सिंबल रहेगा और यहाँ पे भी। जब सब जगह मेरे पास प्लस का सिंबल रहेगा तो जो फाइनल रिजल्ट बाहर निकलेगा उसमें नेगेटिव का तो कोई आ नहीं सकता, तो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए। और हमारे पास यार हमें पता है जब इस तरीके की चीजें चल रही होती हैं तो दो ऑप्शन इसमें फिर भी आपको थोड़ा सा रह सकता है कि यार क्या पता 2 बन जाए, लेकिन 2 भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि √3 में ना हम कुछ प्लस कर रहे हैं, तो √3 एलिमिनेट तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता ना कुछ भी। यहाँ पे नेगेटिव √3 मिले तो ये खत्म हो, तब जाके मेरे पास ब्रैकेट में इस रूट के अंदर अगर 4 मिलेगा तब जाके मेरे को वो मिलेगा, लेकिन √3 है तो √3 तो कभी कैंसिल हो नहीं सकता ना, तो ये 2 भी कभी नहीं आ सकता मेरे पास। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देख के करने वाला सवाल है, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, बाकी बेसिक से तो सोल्व करा ही दूंगा मैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास ये 7 + 4 √3 है, अगर इसे ब्रेक करेंगे हम कोशिश करते हैं इस वाले पार्ट को क्या बनाते हैं, a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं, जो हो जाता है मेरे पास a² + b² + 2ab, जिसमें हम a² + b² वाले पार्ट को ये बनाते हैं और 2ab ये बनाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो भाई 2 से काट दूंगा तो ab कितना आ गया 2 √3। अब यहाँ पे a और b का मान क्या रख सकते हैं? आप कहेंगे सर a को अगर मैं ले लूं 2 और b को ले लूं √3 तो a² + b² 2² + √3 का स्क्वायर 7 आ गया, और यहाँ पे ये 2ab सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर से मैं इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर सकता हूं, तो बाहर निकलेगा 2 + √3। तो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, आप कहेंगे सर 8 के बाद आएगा 2 + √3, और यहाँ पे फिर है रूट, फिर ये आएगा 3 प्लस, और फिर यहाँ पे एक और रूट है उसमें √3+, ये कुछ ऐसा दे रखा है। ये हो जाएगा 16 और ये 8 √3, 16 + 3 19 + 8 √3 आएगा। फिर ब्रेक करेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो इसे 2 से डिवाइड कर दूं जिससे कि मेरे पास ab का मान मिल जाए, डेट इज 4 √3, ये होगा ab। कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे सर ये a और ये b रख दें तो 4² + √3 का स्क्वायर 19 बनता है, तो मेरे पास 4 + √3 बाहर निकलेगा पूरा का पूरा यहाँ से, तो मेरे पास अब ये बचा √3 यहाँ पे था और यहाँ पे बाहर आ गया 4 + √3, तो ये मेरे पास आ गया 4 + 2 √3। आप देखेंगे अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो √3 किसके बराबर हो गया, ये ab के बराबर, तो सीधी सी बात है आपको 4 बनाना है, तो आप कह सकते हैं सर a मेरा √3 हो गया और b को मैं मान लेता हूँ 1, तो ये इनका प्रोडक्ट क्या हो गया √3 और स्क्वायर का सम करेंगे तो 4, तो बाहर निकलेगा √3 + 1। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास थोड़ा बढ़िया सवाल है, लंबा सवाल है, कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। कहता है कि एक मिक्सचर है जिसमें हमें मिल्क और वाटर दे रखा है, इनका टोटल क्वांटिटी दे रखी है 120, हमें 1/6 पार्ट क्या है मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क अगर 1 रेशियो है तो टोटल 6 हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं 6 मेरा 120 के बराबर है, तो आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू में लिखोगे तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू 20 टाइम्स जा रहा है तो 20 और 100 भी कर सकता हूँ, ठीक है, और ये हमने देखा था कि 1:5 भी था। आगे कहता है हमारे पास अगर मैं इसमें से क्या निकाल लूं 30 लीटर्स निकाल लूं और p लीटर ऐड कर दूं रिमेनिंग मिक्सचर में, तो हमारे पास रेशियो मिल्क और वाटर का रिवर्स हो जाता है। अब देखो जब 30 लीटर निकालूंगा तो टोटल 120 है, 30 लीटर इसका कितना है 1/4 है, 30 120 का कितना है 1/4 है, तो 1/4 निकाल लिया, तो जब हमने 1/4 निकाला तो 3/4 बचेगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया 15, इसका 3/4 करूंगा तो ये वाली वैल्यू हो गई 75। इसमें हमने क्या डाला p लीटर मिल्क डाला, तो p जोड़ दो मिल्क में, तो अब हमारे पास जो रेशियो रिवर्स हो गया, रिवर्स पहले क्या था 1:5 था मिल्क रेशियो वाटर, तो अब क्या हो जाएगा 5:1, तो मतलब ये 5 रेशियो और ये बनेगा 1:75 है, तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर ये 5 इंटू में 75 के बराबर होगा, तो 5 इंटू 75 कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि भाई p का मान मेरे पास कितना आ गया
P का मान आ गया 60, वो 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि अब हम क्या करते हैं, अब इसमें क्यों लीटर वाटर को मिला देंगे और रेशियो मिल्क और वाटर का फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होने का मतलब फिर से 1:5, तो ये 1 रेशियो मेरे पास ये है, तो यहाँ पे 5 रेशियो, तो इसका 5 से गुना करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 400 में 25 कम है तो 2000 में 125 कम, मतलब 1875 ये बन गया। कब, जब इसके अंदर हमने मिलाया क्यू को। ठीक, और ये हमारे पास वाटर जोड़ा है, इसमें तो कोई हमने बदलाव नहीं किया, तो ये एज इट इज हमारे पास 375 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमें बताना है कि Q माइनस P कितना होगा। आप कहेंगे सर 75 से ये 1875 हो गया, तो मतलब Q का मान हो गया 1800, इसमें से ये घटा दो। P का मान था 360, 1800 में से 360 घटा दूंगा तो क्या ये 1440 ही आएगा। ठीक है, मैंने क्लास में करवा रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मेरे को बाय चांस सारी वैल्यूज भी याद है। तो अगर मैंने थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट आपको लगी हो तो वो इसलिए क्योंकि मेरे को क्वेश्चन की वैल्यूज तक याद है। क्लास में मिक्सचर में करवाया हुआ सवाल था, टीम ने उसी में से आधे क्वेश्चन डाल दिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भाई इस टेबल के अंदर ना रिजल्ट दिखा रखा है हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन का, सेक्शन ABC का, क्लास 10th का। तो मेरे पास क्लास 10th है, उसके सेक्शन ABC है। अब उसमें रिजल्ट में दिखा रखा है क्या कि भाई दो तरह के एग्जाम है मेरे पास, एक तो हाफ ईयरली है और एक एनुअल एग्जामिनेशन है। तो जो स्टूडेंट जो दोनों में एग्जाम में फेल हुए, सेक्शन ए में इतने हैं, सेक्शन बी में इतने और सेक्शन सी में इतने, ऐसे स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल, पास्ड इन हाफ ईयरली, फेल्ड इन एनुअल और स्टूडेंट पास्ड इन बोथ। ये सारा डेटा दे रखा है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि फेल्ड परसेंटेज ऑफ सेक्शन सी इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जामिनेशंस। हमें आप परसेंटेज बता दो सेक्शन सी के उन स्टूडेंट्स की जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं दोनों एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 फेल क्या होता है, टोटल माइनस पास्ड इन बोथ। टोटल में से अगर पास्ड इन बोथ को हटा दूं तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 1 फेल। जैसे कि अगर आप डायग्राम भी बनाए, मान लो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये एक में फेल हुए, ये दूसरे में फेल हुए, ये दोनों में फेल हो गए, है ना, और ये वाले हो गए पास्ड इन बोथ, है ना। ये टोटल है, टोटल में से पास्ड इन बोथ को घटा देंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा जो मेरे पास क्या होता है, फेल्ड इन एटलीस्ट 1, इसमें फेल या फिर दोनों में फेल, तो ये एटलीस्ट 1 वाला आ जाता है। तो टोटल माइनस पास्ड इन बोथ ये कहता है एटलीस्ट 1। तो सबसे पहले तो भाई आप टोटल निकालेंगे। आप कहेंगे सर पास्ड इन बोथ का डेटा तो ऑलरेडी दे रखा है, डेट इज 35। टोटल कितना है 18, 26 प्लस 35 डेट इज 61। 61 में से 35 को घटाया तो मेरे पास एटलीस्ट 1 में फेल वाले आ गए क्या, कितने 26, टोटल है 61, कितना परसेंट हो जाएगा ये बताना है। आप कहेंगे सर पहले तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 244, 260 से काटना है तो 4 समथिंग कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर बी साइड बेटर है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है कि भाई एक आर्टिकल का जो प्राइस है हर साल 33% बढ़ जाता है। हम अगर डिफरेंस ऑफ प्राइस जो है 4th ईयर और 5th ईयर में वो 144 का है, तो हमें 2nd ईयर के एंड के प्राइस बता दो। मैं मान लेता हूं प्राइस आफ्टर 2nd ईयर है P2, प्राइस आफ्टर 3rd ईयर कितना होगा। आप कहेंगे सर 33.33 क्या होता है 1/3, तो मतलब 3 था, 1 बढ़ जाएगा तो 4, P3 ये हो जाएगा। P4 पे आपको जाना है, मतलब प्राइस आफ्टर 4th ईयर, तो ये वाली वैल्यू फिर से आप 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया मेरे पास प्राइस आफ्टर 4 ईयर। अब आप कह रहे हैं कि भाई 4 ईयर का जो प्राइस है और 5th ईयर का प्राइस है उनका डिफरेंस है 144 का, वो डिफरेंस कैसे आया। आप कहेंगे सर P4 का जो प्राइस होगा P5 का कितना होगा, इसका 4/3 कर दूंगा P4 का, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा P5 का प्राइस हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालूंगा तो ये कुछ और नहीं 1/3 P4 ही आएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं भाई जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से, जो चेंज हो रहा है उस वजह से डिफरेंस आ रहा है। हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है 1/3 इंक्रीज हो रहा है, तो P4 था, इंक्रीज कितना होगा 1/3 P4 का, तब जाके हम P5 पे पहुंचेंगे, तो इसी का 1/3 क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा P4 का, तो इसका 1/3 कर दिया और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 144। सोल्व करके हमें P2 का मान बताना है, क्वेश्चन खत्म। सोल्व करेंगे, 4 चौक 16 से 9 टाइम्स जाएगा,
और ये 27, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 बनेगा। 3 की पावर 5 क्या होता है? 243, याद है हमें। चलें आगे। अगला सवाल कहता है अगर मैं डिक्रीज कर दूं 120 को x% से तो सेम रिजल्ट मिलता है जो कि अगर 40 को हम x% से इंक्रीज करें उसके बराबर। तो आप कहेंगे सर 120 को x% से डिक्रीज करना है, तो आप कहेंगे सर 100 माइनस x%, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर 40 को इंक्रीज करना है x% से तो आप कहेंगे सर 100 प्लस x%, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों हमें दे रखे हैं बराबर। कहता है x% ऑफ 120 कितना कम है, कितना परसेंट कम है x प्लस 20% ऑफ 180 से। ये सोल्व करना है। चलो निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ऊपर वाला सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। परसेंट से परसेंट एलिमिनेट, 40 से काटूंगा तो 3 हो गया, 300 और ये 100 बचा 200। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3x है, वहां पे मेरे पास प्लस का x रहेगा तो 4x, और x का मान कितना आ गया भाई? 50 आ गया ना। अगर x 50 है तो इसका 50% करेंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा 70%। कैलकुलेशन करना है, डायरेक्टली करो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 60 से काटूंगा तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये वाली वैल्यू आ गई 21। ये 120 नहीं है, 210 है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां 210 कर लो। ठीक है, ये इक्वल है। ये इनका ये कितना प्रतिशत कम है इससे ये बताना है। तो पहले तो रेशियो में ही हम सोल्व करेंगे। तो 0 से 0 गई, परसेंट से ये परसेंट गया, 30 से काट दूंगा तो ये 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, 7 से ये 7 भी गया, तो ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, यही बचा। 6 से कितना कम है? 1 कम है। तो ये वाली वैल्यू कितनी कम है इससे ये बताना है। तो 1/6, 1 कम है 6 पे, और ये वाली वैल्यू 16 2/3 होती है, हम सबको पता है। सीजीएल 2018 मेंस का सवाल था ये। अगला सवाल हमारे पास कहता है भाई कोऑर्डिनेट पूछे हैं ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के एक ट्रायंगल के, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के, हमें बताना है सेंट्रोइड के होंगे क्या। अभी सीजीएल में बहुत ज्यादा सवाल इस टॉपिक पे आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपको एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और ये सर्कम सेंटर, ये आपस में एक ट्रायंगल के अंदर 2:1 की दूरी पे होते हैं। और याद करने के लिए मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की एनालॉजी समझाई थी। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिडल पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। और जब यहाँ से हम बनाते हैं, क्योंकि मिडल पॉइंट पे है तो ये मीडियन भी होगा, मीडियन पे ही सेंट्रोइड लाई करता है जो 2:1 में स्प्लिट करता है, तो ये हमारा सेंट्रोइड का पॉइंट होता है। इस तरीके से मैंने याद करवाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये 2:1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3:7, 3,7, सेंट्रोइड के 1,3। आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब एक तो डायरेक्टली डिफरेंसेस से कर सकते हैं, वरना आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास? आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 2 × 1 2, फिर इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, डिवाइडेड बाय 2 + 1, यही होता है जो रेशियो में बटा है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 5/3 आ गई x कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो भाई इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 से, प्लस में इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, और डिवाइडेड बाय अगेन 2 + 1, तो ये वाली वैल्यू 7 और 6 13/3 आ गई। यही मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5/3 और 13/3। अगला सवाल हमारे पास जेई में पूछा गया था। ये सवाल आरआरबी जेई, मेरे को तो क्वेश्चन देख के याद भी आ रहा था, जब टीम कई बार पीवाईक्यू यूज कर लेती है ना, इस मॉक में काफी सारे पीवाईक्यू यूज कर लिया टीम ने। हालांकि मैंने न्यू क्वेश्चंस के लिए कहा था, बट कोई बात नहीं। आरआरबी जेई में ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन में कहता है कि जो मीन है इस डेटा का वो 61 है, तो हमें एक्स का मान बता दो क्या होगा। आप कहेंगे सर मीन क्या होता है? ये 2024 का है, लास्ट ईयर हुआ था।
अब ये देखो, ये हमारा एवरेज चल रहा है और ये फ्रीक्वेंसी चल रही है सभी का। अगर मेरे पास मीन कितना दे दिया, 61 दे दिया, तो क्या मैं डेविएशन कंसेप्ट लगा सकता हूं इसके अंदर? आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हो, वही लगा लेते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे डेविएशन कितने का है, -6 का होगा, ठीक है, 55 माइनस 61, और कितनी फ्रीक्वेंसी है, 48। यहाँ पे 61 और 60, डेविएशन कितने का, 60 माइनस 61 -1 का, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, x, प्लस यहाँ पे 70 माइनस 61 9 इंटू में 31, और ये मेरे पास 34 इंटू में 23। ये सारा मेरा डेविएशंस निकल के आ गया, और टोटल डेविएशन हमें पता है, अगर मीन से निकालूं मैं तो वो 0 होता है, तो कर देंगे। अब भी कैलकुलेशन हमारी काफी सारी बची हुई है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट से कर लेंगे, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि एक्स का कुछ दे भी नहीं रखा, ये माइनस एक्स का इधर जाके प्लस का एक्स बन जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 9 है, 4 3 जो 12, 2, ये 11 हो गया, 6 8 जा 48, 8, 11 में से 8 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 3 बचेगी, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन में। अगला सवाल हमारे पास कहता है 7 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सम ऑफ डेविएशन बता दो ऑब्जर्वेशंस का फ्रॉम दी अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो भाई अर्थमेटिक मीन से सम ऑफ डेविएशन, उसी पे बेस्ड तो पिछला क्वेश्चन कराया, सम ऑफ डेविएशन अर्थमेटिक मीन से हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आंसर आ गया। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो मेरे पास 3 नंबर है, 3 4 एंड 5। आप कहेंगे सर इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तीनों का सम कर दो, तो सम करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 12, 3 वैल्यूज हैं तो मीन आ गया 4। अब मीन से डेविएशन निकालेंगे तो इसमें आएगा 0 का, इसमें -1 का और इसमें +1 का, इनका सम कर देंगे तो ये बन गया 0। ठीक है, तो हमेशा अर्थमेटिक मीन से डेविएशन 0 ही होता है, क्वेश्चन खत्म। 37% लोगों ने किया, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था। अगला सवाल, व्हाट आर दी अप्रोप्रिएट ओड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग अ क्लब फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। अब इसे भी 27% लोग करोगे तो क्या ही मजा रह जाएगा करने में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ओड अगेंस्ट ड्रॉइंग अ क्लब। क्लब क्या होता है, 4 तरीके के हमारे पास कार्ड्स में पत्ते होते हैं, ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर क्लब्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13, एक क्लब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सर 13/52, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी क्लब निकालने की, हमसे पूछा ओड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग का क्लब क्या होगा। तो भाई ओड्स अगेंस्ट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास केसेस ये बन रहे हैं, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है ना होने की केसेस कितने का, टोटल 4 केसेस है मेरे पास, तो भाई एक क्लब आने की केसेस बनेंगे 1, फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम्स 4 हैं, जो ना आए वो आउटकम्स कितने होंगे, 3। तो ओड अगेंस्ट, तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं 3, ये नॉट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम जो है 1, या ऐसे भी कर सकते हैं नॉट फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स, या फिर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट। ये होता है ओड्स अगेंस्ट। ओड्स इन फेवर क्या होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी इन फेवर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, ओड्स इन फेवर पूछ लेता तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3:1। अगला सवाल कहता है कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जिसमें सारे की सारी डिजिट्स हमारी क्या हो जाए, ओड हो जाए। ये भी अभी रिसेंट एसएससी एग्जाम में देखा था मैंने सवाल। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सारे डिजिट अगर ओड हो जाए तो भाई 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ओड कौन कौन सी डिजिट हो सकती है, 1 3 5 7 9, तो ये सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं क्या, फर्स्ट प्लेस पे आ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे भी 1 3 5 7 9 ये 5 सारी वैल्यू आ सकती हैं, और थर्ड प्लेस पे भी 1 3 5 7 9 सारी की सारी वैल्यू आ सकती हैं। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, आप कहेंगे सर 5 नंबर्स यहाँ आ सकते हैं, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे। इस तरह के केसेस में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 5 5 5 भी तो एक नंबर ही बनेगा, तो वो अलाउड रहता है। तो टोटल केसेस बनेंगे मेरे पास 125। क्वेश्चन हो गया खत्म, वेरी इजी।
तो this marks the end of this class. I hope you enjoyed the questions, you learned a lot and exam based approaches आपको समझ में आई होंगी. एज सच कुछ खास मुश्किल इस मॉक में नहीं था, गिने चुने 2-3 क्वेश्चंस जो हो रहे होंगे जो थोड़े टफ थे, बाकी ओवरऑल तो सारे क्वेश्चंस ठीक थे. तो थोड़ा टाइम तो लेंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं आए होंगे मैथ सेक्शन में. अगर ओवरऑल बात करते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है प्रिपरेशन में. गिने चुने टेस्ट देके आप सोचें कि सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी, आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की आदत नहीं बनेगी, आप अच्छा नहीं कर सकते. टीयर 2 की मॉक टेस्ट सीरीज 199 में ऑलरेडी अवेलेबल है. आप उसमें 100+ टेस्ट मिल जाएंगे टीयर 2 के एसएससी सीजीएल के, जिसमें 30 तो न्यू टेस्ट हम इस बार प्रोवाइड कर ही रहे हैं 2025 के लिए. बाकी 70 टेस्ट जो पिछले साल भी बनाए थे हमने, और वो भी आप यूज कर सकते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो भी अपने आप में रेलिवेंट है. तो 100 टेस्ट डेली का एक भी दे सकते हो आप, इतने टेस्ट अवेलेबल करा दिए हमने आपको. तो वो ले ली तो कोई और पेड टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको. दूसरी चीज ये हो गया कि भाई जो है कॉम्बो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा रिकमेंडेड रहती है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं. जैसे मैथ्स के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, उसमें हर टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो वो आप यूज करेंगे तो मैथ्स में आपको और दिक्कत नहीं आएगी, सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे. ऐसे रीजनिंग में, फिर इंग्लिश में. ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे अवेलेबल है, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया. तो वो ओवरऑल आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहती है. तो उसके लिए आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं. बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट, लाइव मॉक्स वगैरह की सब इन्फॉर्मेशन मिलती है, जुड़ जाएंगे. कॉम्बो टेस्ट सीरीज इस तरीके से आप जाके परचेज कर सकते हैं आरबी की. वह इसमें जितने भी टेस्ट हैं सारे मिल जाते हैं आपको. बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है. जो मॉक का एनालिसिस सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में. इसके अलावा कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी के ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें बेसिक से हाई लेवल तक सारी क्लासेस अवेलेबल रहती है. और टेस्ट सीरीज भी इसका एक पार्ट रहता है, तो टेस्ट सीरीज भी अलग से परचेज नहीं करनी अगर आपने ऑफिसर बैच लिया है. जीके की स्पेशल आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है, ऐसी मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, जीके का अवेलेबल है. सारे कोर्सेज आपके कंबाइंड हो जाते हैं ऑफिसर बैच के अंदर. तो ऑफिसर बैच बेस्ट रहता है. प्रिपरेशन आपकी प्री प्लस मेंस की कंप्लीट हो जाती है, सारी ई बुक्स, टेस्ट सब कुछ मिल जाता है. एक कोर्स लिया, सारी टेंशन खत्म, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान, नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली स्टडी. ठीक है, अभी आप लोगों से चलो अलविदा लेंगे. बाय बाय एवरीवन. क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस. मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है. मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं. आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी. मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं. साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा. आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं. डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे. साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए. प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी. इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है. जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ. तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर. अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल. जय हिंद.